मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी है। गैरेट के अनुसार ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा अध्ययन, लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना। तो ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस मतलब अध्ययन करना। आत्मा को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में अरस्तु और देकार्ते के द्वारा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु व देकार्ते। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु एवं देकार्ते। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक पोम्पोनोजी तथा सहयोगी थॉमस रीड ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व पूर्ण अर्थ में होने कर 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली टिचनर, वाइब्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान माना गया। यह पूर्ण परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में 1915 में कलकत्ता में से एन एन सेन गुप्ता द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए वुंट की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज ही यह परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक हैं। वाटसन का कथन क्या है?
तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। वाटसन ने कहा था। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। वाटसन। वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में व्यवहार के विधि के रूप में स्वीकार करता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा था। मैकडूगल ने कहा था व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। इसके मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहारों व मानव संबंधों का अध्ययन है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मन के अनुसार आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इसकी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं क्षेत्र: असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक या क्लिनिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से विज्ञान को मुक्त कराया। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से विज्ञान को मुक्त कराया। और अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही है। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। बाद में थार्नडाइक, जड़, तरमन, प्रोबेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट मत प्राप्त हुआ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बालक एक पुस्तक के समान जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और उनकी व्याख्या करता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है जिसका ई प्लस डिगो से बना। ई का अर्थ शिक्षा का पालक के अंतर्निहित योग्यताओं को अंदर से बाहर मतलब बाहर निकालना। एजुकेयर तथा एजुशेयर। एजुकेयर का यहाँ अर्थ होता है कि पालन पोषण करना। एजुशेयर का आगे बढ़ाना। एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एजुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना।
लैटिन भाषा के दो शब्दों से, इनका विकास भी लैटिन भाषा के, ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, तब मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है या विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक या विधायक विज्ञान है जो शिक्षा को के कब कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, तो स्वयं को पहचानने से सहायक, बालक को पहचानने में सहायक, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक परिस्थितियां जागृत करने में सहायक, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियां बनाने में सहायक, बालक को प्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना, मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम और अधिगम के सिद्धांत, अधिगम और अधिगम के सिद्धांत, इकाई 2। अधिगम मीन्स होता है सीखना। सीखना किसी क्रिया या स्थिति के प्रति सक्रियता या प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है। सीखना मतलब लर्निंग। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की है। गेट्स के द्वारा सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना ज्ञान, अभिवृत्तियों आदत ज्ञान, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर है। अधिगम खोज करना। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम विकास है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं, तो वातावरण, परिपक्वता, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने का समय व थकान, प्रेरणा। एजुकेशनल साइकोलॉजी सीखने की इच्छा, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं, वातावरण, परिपक्वता, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने का समय व थकान, प्रेरणा, सीखने की इच्छा, अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि, संपूर्ण परिस्थिति।
अधिगम के सिद्धांत या नियम। रायबर्न के अनुसार यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांत का अनुसरण किया जाए या तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांत का अनुसरण किया जाए तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं? 2 और 8। 3 प्रमुख नियम, 5 गौड़ या सहायक नियम दिए। मुख्य नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। तत्परता का नियम: किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा, तत्काल कर देगा। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा एवं तत्काल कर देगा। उदाहरण: घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। अभ्यास का नियम: करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान। यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है, अभ्यास के नियम में उपयोग और अनुपयोग का नियम आता है। अभ्यास में उपयोग और अनुपयोग का नियम आता है। उपयोग का नियम: यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आता है अर्थात स्थायी हो जाता है। अनुपयोग का नियम: यदि किसी कार्य को करते हुए पुनः नहीं करते तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम: किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें संतोष होता है तो हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। अब गौड़ या सहायक नियम। तो 5 गौड़ या सहायक नियम है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम दिए हैं: बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और बहुप्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तो उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। बहुप्रतिक्रिया का नियम: कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। तो दूसरा, मनोवृत्ति का नियम: किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। मनोवृत्ति का नियम: किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से मन या मेहनत से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। आंशिक क्रिया का नियम: किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य से अधिक सफलता मिलती है। जैसे उदाहरण सचिन तेंदुलकर। बहुप्रतिक्रिया का नियम: यदि कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तो उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। मनोवृत्ति का नियम: किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मन या मेहनत से करेंगे वैसा ही सफलता मिलेगी। आंशिक क्रिया का नियम: किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य से सफलता अधिक मिलती है। जैसे सचिन तेंदुलकर। आत्मीकरण का नियम: कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। सादृशीकरण का नियम। आत्मीकरण या सादृशीकरण का नियम: कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। संबंधित परिवर्तन का नियम: क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन दिया जाता है। जैसे पावलोव का कुत्ता। संबंधित
संबंध प्रत्यावर्तन का नियम। संबंध प्रत्यावर्तन का नियम, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक थी। प्रयोग किया था बिल्ली पर। उद्दीपक कौन था? तो मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा था। स्टिमुलस था। 1913 में प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयत्न में भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। आवृत्ति का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशेष उद्दीपक का एक विशेष प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया एस.आर. बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो बड़े व मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। सफलता के प्रति आशा होती है। सफलता के प्रति आशा होती है। कार्य की धारणा स्पष्ट होती है। शिक्षा के प्रति रुचि होती है। गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी होता है। गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सी.एल. हल ने। कहाँ के? सी.एल. हल अमेरिका के निवासी थे। सी.एल. हल कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत सी.एल. हल। पुनर्बलन का सिद्धांत सी.एल. हल। सी.एल. हल अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर किसकी पुस्तक है? सी.एल. हल की। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग बिल्ली चूहे। थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित। नोट: हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया क्योंकि यह आवश्यकता की प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया क्योंकि यह आवश्यकता की प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। शैक्षिक महत्व। बालकों को प्रेरित किया जाता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्य को स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा देता है। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। प्रबलन का सिद्धांत। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। सतत अधिगम का सिद्धांत। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत।
प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? सी.एल. हल ने। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? सी.एल. हल ने। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत सी.एल. हल। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत सी.एल. हल। सबलीकरण का सिद्धांत सी.एल. हल। सबलीकरण का सिद्धांत सी.एल. हल। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत सी.एल. हल। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत सी.एल. हल। सतत अधिगम का सिद्धांत सी.एल. हल। सतत अधिगम का सिद्धांत सी.एल. हल। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत सी.एल. हल। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत सी.एल. हल। चालक न्यूनता का सिद्धांत सी.एल. हल। चालक न्यूनता का सिद्धांत सी.एल. हल। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। निवासी कहाँ के थे? कनाडा के। अल्बर्ट बंडूरा निवासी कहाँ के थे? कनाडा के। जन्म 1925, 4 दिसंबर 1925। सिद्धांत दिया 1970 में। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के थे। सामाजिक अधिगम का अर्थ। सामाजिक अधिगम का क्या अर्थ है? कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस सिद्धांत को अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाते हैं। इस सिद्धांत को अनुकरण द्वारा ही सीखा जा सकता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए हैं। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए हैं। अवधान, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित। अवधान क्या होता है? बंडूरा ने अपने सिद्धांत में कितने पद बताए हैं? 4 पद। अवधान, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। अवधान क्या है? निरीक्षणकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। धारण, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति व्यवहारों को धारण क्या है? व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को सामाजिक क्रियाओं द्वारा रखता है। स्वनियंत्रण,
स्वनियंत्रण इसके तीन भाग होते हैं। स्वनियंत्रण इसके तीन भाग होते हैं। स्वनियंत्रण इसके तीन भाग होते हैं। स्वनिरीक्षण अपने आप के व्यवहारों को देखकर निरीक्षण करना स्वनिरीक्षण होता है। विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। स्वनिर्देशन स्वनिर्देशन अधिगमकर्ता स्वनिर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्वपुनर्बलन नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करें। बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दे। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर स्वयं अनुभवों द्वारा सफलताओं को स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत B.F. स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था 1938 में चूहे व कबूतर पर। 1938 से 1943 में कबूतर पर प्रयोग किए। B.F. स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे? चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय दो प्रकार के व्यवहार करता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। B.F. स्किनर अमेरिका चूहों पर प्रयोग किया 1938 में कबूतरों पर। नोट यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय दो प्रकार के व्यवहार करता है। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार, और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात जीवों के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहलाती है। स्किनर का मत है कि यदि इस प्रकार की अनुक्रियाओं को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वे बाहर हो जाती है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया है कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी SR को RS में परिवर्तित कर दिया था। RS थ्योरी स्किनर, RS थ्योरी, SR थ्योरी थॉर्नडाइक, SR थ्योरी थॉर्नडाइक, SR थ्योरी थॉर्नडाइक, RS थ्योरी स्किनर।
शैक्षिक महत्व, अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलित करके विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, आरएस का सिद्धांत स्किनर, आरएस का सिद्धांत स्किनर, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, व्यवहारिक सिद्धांत स्किनर, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत स्किनर, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन एम क्राउड, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन एम क्राउड। मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट। भारत में पहली बार प्रयोग इलाहाबाद में 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउड। मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट। पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलाव कहाँ के थे? रूस के थे, शरीर मनोवैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला। प्रयोग किया कुत्ते पर। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, सीएस का कंडीशनल स्टिमुलस, यूसी और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सीआर का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की आवाज, स्वाभाविक अनुक्रिया लार, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधित। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। शरीर शास्त्री का सिद्धांत दिया था पावलाव। शरीर शास्त्री का सिद्धांत पावलाव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव। क्लासिकल सिद्धांत पावलाव। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव। क्लासिकल सिद्धांत पावलाव। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलाव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव। स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव। शैक्षिक महत्व, भय निवारण में सहायक, सामाजिकरण में सहायक, भय निवारण में सहायक, सामाजिकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक, गणित शिक्षण में सहायक, अभिव्यक्ति विकास में सहायक, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वर्दीमर। कोहलर सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर। प्रयोग करता था किस? कोहलर। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। प्रयोग करता कोहलर कोफा वर्दीमर। कोहलर कोफा वर्दीमर। प्रयोग किया था चिंपैंजी बरमानुस सुल्तान पर। चिंपैंजी नामक सुल्तान नाम के चिंपैंजी बरमानुस पर। सहयोगकर्ता कौन थे? तो कोफा। तो कोहलर, कोफा और वर्दीमर। प्रतिपादन किसमें किया था? 1912 में। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। पूर्णकारवाद मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। पूर्णकारवाद संपूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर देता है।
सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थिति का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। शैक्षिक महत्व क्या है? समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, तत्पर होना, विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, कठिन विषय के लिए उपयोगी, कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, समस्या समाधान आधारित शिक्षा और समस्या खोजकर सीखना।